हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसके पहले जो ये चैप्टर चल रहा है अध्याय 5 है, कक्षा 10 का साइंस अध्याय 5, जिसमें इस तत्व इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी कि समस्त तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, क्यों किया गया है। तो सबसे पहले था डाबे-रैनर का त्रिक, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर डाबे-रैनर ने तीन तत्वों का समूह बनाया, तो इसे डाबे-रैनर का त्रिक कहा गया था। उसके बाद आया था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स ने संगीत के स्वरों के आधार पर इसको तत्वों को रखा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस प्रकार जो पहला तत्व था वो 8वें तत्व के गुण के समान था, यानी कि पहले तत्व के जैसा 8वां तत्व फिर पहले तत्व के नीचे ही आता था। तो पहला और 8वें तत्व का गुण मिलता जुलता था, जैसे संगीत के स्वर मिलते जुलते हैं। तो जो इसके पहले था डाबे-रैनर का त्रिक, डाबे-रैनर के त्रिक के बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ये खत्म हो गया। अब ये अगला आया मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया, इसे कहा गया मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय है ये इन्हीं को जाता है। ये रूस के रहने वाले रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, इनका पूरा नाम है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। मेंडलीव ने जब अपना कार्य स्टार्ट किया, तत्वों का वर्गीकरण करना जब स्टार्ट किया, उस समय लगभग कुल 63 तत्व ज्ञात थे। वर्तमान में लगभग कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। उस समय मेंडलीव के समय जब इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया तो लगभग 63 तत्व ज्ञात थे। ये 63 तत्व उस समय ज्ञात थे जब मेंडलीव ने अपना कार्य स्टार्ट किया। इस समय 118 तत्व ज्ञात हैं। इसके बाद इनके अनुसार जो इन्होंने अपना नियम दिया वो परमाणु द्रव्यमानों को ध्यान में रखकर तत्वों का वर्गीकरण किया। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है। इनका यही नियम है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी कहते हैं। तो तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है कि आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन हैं। ये मेंडलीव का नियम है। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। जो मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बनाया वो तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बनाया, और जो अभिक्रिया कराया समस्त तत्वों का, जितने तत्व ज्ञात थे उस समय 63 तत्व, सभी तत्वों का अलग अलग अभिक्रिया कराया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया। क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील हैं और तत्व दूसरे तत्वों से क्रिया करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया कराया। जिन तत्वों का रासायनिक गुण समान मिलता था उनको एक समूह में रखा। इस प्रकार उन्होंने जो अपना तत्वों का वर्गीकरण किया, सभी तत्वों का अलग अलग क्रिया कराकर जो देखा इन्होंने, तो इनके आवर्त सारणी में कुल 8 समूह ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब इस प्रकार से, जैसे ये कोई लाइन है तो इसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं। तो ऐसे ये 8 समूह थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 समूह थे और 7 आवर्त थे। आवर्त का मतलब इस प्रकार से क्षैतिज पंक्तियां, जैसे ये क्षैतिज पंक्तियां। अगर हम यहाँ जाए 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7, तो ये क्षैतिज पंक्तियां, ये क्षैतिज पंक्तियां इधर जा रहे हैं तो क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे हम आवर्त कहते हैं। और समूह इस प्रकार से, ये समूह है। एक समूह हो गया, इधर से आए तो ऊपर से नीचे एक समूह हो गया, ऐसे दूसरा समूह हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। ये 8 समूह थे, कुल 8 समूह थे। और जो इस प्रकार से था, ये आवर्त 7 थे। एक आवर्त हो गया, 2 आवर्त, 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से जो आवर्त की संख्या है वो तो 7 और जो समूह है वो 8। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसा था।
उपलब्धियां क्या है इनके आवर्त सारणी की, कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। जैसे कुछ तत्व ज्ञात नहीं थे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, तो जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनका इन्होंने मेंडलीव ने पूर्वानुमान ही लगा दिया था। पहले से उन्होंने बताया कि यहाँ पर अन्य तत्व आएंगे, उनके लिए रिक्त स्थान आवर्त सारणी में बीच बीच में छोड़ दिया गया। तो अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान, ये इनके आवर्त सारणी की एक बहुत अच्छी उपलब्धि थी। दूसरा उपलब्धि क्या है कि समान गुण वाले तत्व एक साथ रखे गए। जिन जिन तत्वों का गुण समान था वो तत्व एक साथ यानी कि एक समूह में रखे गए। अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। जो अक्रिय गैस हैं उनकी खोज बाद में हुई और सभी तत्वों को एक अलग समूह में रखा गया। ये भी इनके आवर्त सारणी की एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। अब सीमाएं क्या है देख लेते हैं, यानी कि इनकी आवर्त सारणी में क्या क्या दोष है जिसे सीमाओं के रूप में हम जानते हैं। तो पहला नंबर है कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जो समस्थानिक हैं बाद में काफी समय बाद समस्थानिक की पता चली, तो उनकी स्थिति का कोई स्पष्ट स्थिति नहीं मिली कि वे समस्थानिक कहाँ रखे जाएंगे। समस्थानिकों के रासायनिक गुण भी समान होते हैं, तो समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। दूसरा नंबर है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर सके। हाइड्रोजन दो तत्वों से मिलता जुलता, यानी कि पहला नंबर तो क्षार धातुओं से मिलता जुलता था और हाइड्रोजन से, तो क्षार धातुओं से मिलता जुलता है और हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन मिलता जुलता है। तो हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा जाए या हाइड्रोजन के, जब कोई दो लोगों से मिलजुल रहा है यानी कि इसका रासायनिक व्यवहार दो लोगों के जैसा है, तो किसके साथ रखा जाए ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी, यानी कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। अगली सीमा क्या है कि परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तो रखा, लेकिन हमेशा बढ़ना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान पहले कम, फिर उसके बाद ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान आना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि कहीं बीच बीच में ऐसे आ जा रहे थे जिनका परमाणु द्रव्यमान अगर बढ़ रहा है रेगुलर से, तो कहीं ऐसा आ गया कि इसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा, फिर इसके बाद कम आ गया, फिर ज़्यादा आ गया। तो इस प्रकार से इनके आवर्त सारणी में ये भी दोष था कि परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहा था। बीच में कुछ तत्व ऐसे आ जा रहे थे जिनका परमाणु द्रव्यमान कम था, फिर उसके बाद ज़्यादा वाले आए। तो ये इनकी सीमाएं थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इनके आवर्त सारणी में, खैर इनके आवर्त सारणी में बहुत कुछ अच्छाई भी थी, तो इसको बाद में संशोधन किया गया। संशोधन करके फिर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी कैसे बना, उसमें क्या क्या संशोधन करके बनाया गया।